जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सी पाठशाला सेंटर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं हिंदी भाषा की एक एमसीक्यू जो हमेशा आपसे पूछी जाती है ना। ये ऐसा हम आज लेके आए हैं जिसमें ये जो वीडियो है ईडीओ प्लस छात्रावास और हाल ही में जो एग्जाम होने वाले हैं महिला परीक्षक, इसमें आपका काम आने वाला है। इस एमसीक्यू में हम देखेंगे भाषा शब्द और वर्ण से संबंधित भाषा शब्द और वर्ण से संबंधित लगभग 20 से 25 प्रश्न ऐसे हैं जो सीजीपीएससी द्वारा बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जो सीजीपीएससी द्वारा बार बार पूछा जाता है, आज हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे आज का पहला क्वेश्चन है कि भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है। क्या कहा हमने? भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में विभाजित किया है या बांटा है। तो भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा इसके अंतर्गत बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी जो भाषा है, कौन सी भाषा? हिंदी, वो जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। इसलिए आपको लगेगा कि जो भोजपुरी है ना, और जो यूपी की भाषा है वो लगभग लगभग हमारे छत्तीसगढ़ी से भी बहुत सारे वर्ड उसके मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न है, मानकीकरण के 3 सोपान कौन से हैं? ठीक है, मानकीकरण के 3 सोपान कौन से हैं? तो इसके आंसर हैं बोली, भाषा और मानक भाषा। पहले आई बोली, बोली के बाद भाषा, भाषा के बाद मानक भाषा का उद्भव हुआ। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। ठीक है, ये जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ वो आपका सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा बार बार पूछा गया है और यहीं पे लोग फंसते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो खड़ी बोली का जो मूल नाम है वो कौरवी है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? याद रखिएगा, हिंदी जो है भारूपी परिवार की भाषा है। द्रविड़ नहीं है, आस्ट्रिक नहीं है, चीनी तिब्बती नहीं है। इसका आंसर लिया गया है भारूपी परिवार का भाषा है क्या? हिंदी। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको समष्टि का अर्थ जानना होगा। समष्टि का मतलब होता है एक ग्रुप या फिर समूह। ठीक है, ग्रुप या फिर समूह को हम समष्टि कहते हैं, या फिर कुल या टोटल, ये हमारा समष्टि कहलाता है। तो अब फिर से पढ़िए और देखिए कि जिन ध्वनि शब्द चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विमर्श करता है उसकी समष्टि को हम क्या कहते हैं? उसकी समष्टि को कहा जाता है भाषा। ठीक है, उसकी समष्टि को क्या क्या कहा जाता है? तो उसकी समष्टि को कहा जाता है भाषा। देखिए भाषा कैसे कहा जाएगा? हम ध्वनि या बोलने के लिए या फिर अपने मन की बातों को बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ण का। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ण का। वर्ण के बाद बनता है अक्षर। ठीक है, अक्षर के बाद बनता है हमारा शब्द, शब्द के बाद बनता है हमारा वाक्य। ठीक है, और ये सभी जो आते हैं हमारे भाषा के अंतर्गत आते हैं, या इन सभी से भाषा का विकास होता है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी एक ऐसे हिंदी या फिर जो भी भाषा है वो संस्कृत से ही आई है ना। तो सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत। हम ये बचपन से सीखते आए हैं। अब हमको ऑप्शन लगाना है कि संस्कृत अ, तो स्टार्टिंग में लगा ही दिया है कि संस्कृत स्टार्ट में आया है। अब देखिए जब आपको पता होगा कि जैन धर्म और कौन सा रहते हैं? बौद्ध धर्म। तो कुछ जैन धर्म जो है, सॉरी, जैन धर्म का अलग भाषा थी और बौद्ध धर्म का अलग भाषा थे। तो इस प्रकार यदि आपको कालखंड पता होगा तब भी आप ये आंसर लगा पाएंगे। वैसे इसका आंसर है कि संस्कृत के बाद आया पाली। ठीक है, क्या आया? संस्कृत के बाद आया पाली, पाली के बाद आया प्राकृत, प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आया अवहट। ठीक है, अवहट के बाद आया हमारा, ठीक है, तो क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। हिंदी किस भाषा का हिंदी किस परिवार का भाषा? तो अभी इस देखिए क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने
क्वेश्चन ज्यादा करने के लिए इसको बढ़ा दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो हिंदी किस प्रकार की, किस परिवार की भाषा है? हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? देखिए उस समय हमने आंसर क्या लगाया था खड़ी बोली में, है ना? खड़ी बोली में हमने लगाया था कौरवी, तो ये खड़ी बोली कौन सी है? कौरवी है। ठीक है, खड़ी बोली भोजपुरी नहीं है, अवधी नहीं है, मैथिली नहीं है। खड़ी बोली का मूल नाम है हमारा कौरवी। ठीक है, याद रखिएगा, खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। याद कैसे रखेंगे? क ख, पहले कौरवी आया फिर ख, है ना? खड़ी, तो क से कौरवी और ख से क्या हो जाएगा? ख से हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, कौरवी और खड़ी बोली। ठीक है, अगला प्रश्न है विभाषा किसे कहते हैं? ठीक है, विभाषा किसे कहते हैं? तो खड़ी बोली हिंदी को, देखिए देखिए खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र की बोली जाने वाली भाषा को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। ठीक है, हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। वर्ण किसे कहते हैं? देखिए अब ये क्वेश्चन जो आया था ना, ये हमको पूछा गया था कौन? ये हम पूछा था, सीजीपीएससी ने 2015 में पूछा था। ठीक है, 2015 में पूछा था, और इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया। विलोपित करने का कारण है कि यहाँ दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, वर्ण किसको कहते हैं? तो क्या सबसे बड़ी भाषा है? गलत, एक तो आ नहीं सकता। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके खंड हो सकते हैं, जबकि गलत है। वर्ण के मैंने पढ़ाया है कि वर्ण का खंड नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। इसके खंड नहीं हो सकते हैं, तो ये भी सही है। इस प्रकार से दो आंसर होने की वजह से इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था, लेकिन इसके दोनों आंसर हो जाएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ना इसके खंड बनाए जा सकते। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकृत किया गया? ठीक है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकृत किया गया? तो यह हमारे खड़ी बोली जो है हमारे मानक भाषा के रूप में आती है। आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? तो भाषा शब्द है संस्कृत, क्योंकि हमारी जो भाषा है संस्कृत की जननी है, तो ये संस्कृत की भाष धातु से बना है। ठीक है, भाषा शब्द का जो विकास है संस्कृत के भाष धातु से बना है। व्यंजन से व्यंजन से जिस अर्थ का बोध होता है हम उसे क्या कहते हैं? सॉरी, व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? व्यंजना से जिस जिस अर्थ जिस अर्थ का बोध होता है उसको हम कहते हैं व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ, ठीक है, व्यंग्यार्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं आता? चीनी, लैटिन, संस्कृत, फारसी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषा के समूह में नहीं आता? तो जो चीनी है वो आर्य भाषा के समूह नहीं आता, ये हमारे आर्य लोग नहीं है चीनी। ठीक है, आर्य भाषा जो है भारत का सबसे बड़ा भाषी परिवार है, जिसमें आपके संस्कृत, लैटिन, फारसी और हिंदी भी आते हैं। ठीक है, ये हिंदी भी आती है किसमें? आर्य भाषा। कितने हो गए? लैटिन, संस्कृत, फारसी और हिंदी, ये सब जो है आर्य भाषा समूह में आते हैं। एक चीनी है जो आर्य भाषा समूह में नहीं आता। मूल शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते। ठीक है, जो दो शब्दों के मेल से बनता है, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं, और ये हो गया हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान से देखिए, मैंने बताया है कि उपसर्ग प्रत्यय से तो कुछ नया चीज बनता है ना? उपसर्ग और प्रत्यय में मूल शब्द के साथ मिलकर उपसर्ग और प्रत्यय कुछ नया शब्द बनाते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई आएगा नहीं। अब बचा हमारे पास 50-50, एक और दो, ए और बी। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते, या जो दो शब्दों के मेल से बनता है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते उसको हम मूल शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते हम उसको मूल कहते हैं। जैसे ये हो गया, मैंने जल लिख दिया। अब जल का तो आप अलग कर नहीं पाओगे, ज प्लस ल तो हो नहीं, ना तो ज का मतलब हो रहा है, ना को ल का मतलब हो रहा है। इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप अलग नहीं कर सकते। इसके विपरीत जैसे मैंने यहाँ लिख लिया दूध वाला। ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिख दिया? दूध वाला।
ठीक है, दूध वाला, तो यहाँ पे आप दूध प्लस वाला कर सकते हैं। तो ये हमारा मूल शब्द नहीं हुआ, है ना, ये जो दूध वाला है ये हमारा मूल शब्द नहीं हुआ, क्योंकि इसके खंड करने पर इसके सार्थक अर्थ मिल रहा है दूध और वाला। जबकि जल एक ऐसा शब्द है, ठीक है, जिसके खंड करने पर ज और ल का कोई विशेष अर्थ निकल ही नहीं रहा है, इसलिए वैसे शब्द जिनके खंड करने से कोई सार्थक शब्द नहीं बनते, मूल का मतलब है कि वो यूनिक है, उसका खंड करने से कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही उसका कोई मतलब निकलता है, तो उसको हम कहेंगे मूल शब्द। अगला प्रश्न है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे वे बोलने में सरल हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, उनका निश्चित अर्थ हो, वे भाषा में प्रयोग किए जाते हो। ठीक है, वे भाषा में प्रयोग किए जाते हो, उसका आंसर हो जाएगा उसका निश्चित अर्थ होना चाहिए, है ना। सीधी सी बात है, यदि सार्थक कहा जाए तो जब तक उसका एक निश्चित शर्त दिखे, बोलने में सरल तो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी गलत सलत बोल सकते हैं, वो सरल हो सकता है। वे वाक्य में प्रयुक्त हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो वाक्य में प्रयोग हो, शब्द हमेशा वाक्य में प्रयोग होने वाला नहीं होता। वे भाषा जिनके प्रयोग किए गए हों, गलत। सही आंसर है जिन उसका निश्चित एक अर्थ हो, जिसको हम कहेंगे सार्थक शब्द। इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त आगलिक सही नहीं है? भाषा प्रतीकों का ढांचा है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, भाषाई स्वप्रेरण से जानकारी देते हैं, भाषाई संप्रेषण की जानकारी देते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। संस्कृत भाषा प्राकृतिक ढांचा होता है, बिल्कुल सही, इसका एक कंप्लीट ग्रामर होता है। संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, बिल्कुल विद्यमान है। भाषाई संप्रेषण की जानकारी देते हैं, ये भी सही है, बस बी जो है हमारा सही नहीं है। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? भाषा प्रवाहहीन है, ठीक है, भाषा उपजल है, भाषा बहता नीर है, उपयुक्त सभी। तो भाषा की प्रकृति क्या है? तो भाषा जो है बहता नीर जैसे है, ठीक है, भाषा जो है बहता नीर जैसे है। देखिए, कुएं का जल का मतलब है कि वो कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन भाषा एक ऐसा शब्द है जिसमें नित्य नए दिन, है ना, या आवश्यकता अनुसार या जियोग्राफिकल के अनुसार से नए नए चीजें उसमें ऐड होती रहती है। जैसे आप इतिहास पढ़ोगे तो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अलमीरा वगैरह, है ना, इसका उपयोग पहले किसी और शब्द के लिए, जैसे हिंदू है, हिंदू सिंधु, ठीक है, इसका हिंदू या सिंधु इंडस, इसका पहले जो है ना नाम एक नदी के लिए उपयोग होता था, बाद में वो धीरे धीरे किसी स्थान का रूप लेते लेते वो भाषा का जो जो शब्द का अर्थ है वो चेंज होते गया। तो ठीक है, तो देखिए भाषा प्रवाहहीन है, मतलब इसका है कि इसमें कुछ नए शब्द आ ही नहीं रहे, गलत बात है। हमेशा नित्य नए, प्रतिदिन या कुछ सालों के अंतर में कुछ नई भाषा जुड़ जाती है, तो उसमें तो प्रवाह हो ही रहा है। उपजल का मतलब है जो जल एक साथ इकट्ठा है, उसमें कुछ चीज एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत बात है ना। तो भाषा बहता नीर है, देखिए जब ये दो गलत हो गया तो डी तो ऑटोमेटिक ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाषा बहता नीर है, इसका मतलब है कि इसमें नित्य नए दिन नए नए शब्द जुड़ रहे हैं और अर्थ भी स्लाइटली चेंज होते जा रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद कुछ कुछ शब्दों का अर्थ जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। भाषा में समास का प्रयोजन है कम शब्दों में अर्थ की प्रच्छन्नता, कम शब्दों में अर्थ का विस्तार, कम शब्दों में अर्थ का लाघव, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कम शब्दों में अर्थ की प्रच्छन्नता अलग चीज होती है, ठीक है, कम शब्दों में अर्थ का विस्तार मतलब कम कहकर हम अधिक उसका विस्तार, जैसे हमने कहा गया लंबोदर या बोल दिया नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ। अब नीलकंठ बोलते तो उसका मतलब क्या है? नीला है कंठ जिसका, तो इतना देखिए नीला है कंठ जिसका, इतना ना बोल के हम केवल नीलकंठ बोल दिए। लंबा है उदर जिसका, इतना शब्द ना बोल के क्या कहा हमने? लंबोदर। तो ये क्या करता है? कम शब्दों में अर्थ को विस्तार कर देता है, क्या? समास। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में अंग्रेजी, पंजाबी या उर्दू, ठीक है, तो देवनागरी लिपि में तो हिंदी लिखी जाती है, इंग्लिश आपके रोमन में लिखे जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश जो है रोमन में लिखे जाते हैं, और पंजाबी और उर्दू के लिए भी अलग अलग भाषा है।
ठीक है, देखिए अब जैसे हमारे हिंदी में क्या क्या है या फिर देवनागरी लिपि में क्या क्या लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में आपके संस्कृत, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी भी अ, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। साथ में आपकी मराठी और जो सिंधी है ये भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, ये भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, याद रखिएगा। इंसान भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज को पहचानने से शुरू किया। यह कथन सत्य है, निरर्थक है, असत्य है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन जो है सत्य है। इंसान भाषा का जो विकास है प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज से पहचान कर किया। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी चीज का नाम है उसके जियोग्राफिकल को देख कर समझ कर किसी भी चीज का नाम रखा जाता है या फिर भाषा हो जाती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाषा में शास्त्रीय भाषा की प्रस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई? भाषा में शास्त्रीय भाषा की प्रस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई? तो ये किस भाषा को प्रदान की गई? तो ये हो गया हमारा तमिल भाषा। ठीक है, शास्त्रीय भाषा सबसे पहले तमिल भाषा को प्रदान किया गया। इसलिए देखेंगे जो तमिलियन होते हैं वो शास्त्रीय संगीत में अधिक रुचि रखते हैं और उनकी कला भी अधिक अलग सी होती है। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का जो विकास है उसका जो विकास है ब्राह्मी से हुआ है। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित में से निम्नांकित में से सही कथन को बताइए। देवनागरी लिपियों में वर्णों की संख्या 54 है। व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, स्वरों के मदद से व्यंजन का उच्चारण होता है, तो ये गलत हो गया। स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक है, ये भी गलत है। स्वर की संख्या तो 13 है जबकि व्यंजन तो उससे अधिक है। स्वर ध्वनिया व्यंजन के उच्चारण में सहायक है, स्वर ध्वनिया जो है व्यंजन के उच्चारण में सहायक है, ये सही है हमारे। ठीक है, ये सही है। और देवनागरी लिपि में 54 नहीं 52 अक्षर 52 वर्ण होते हैं। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? डी, स्वर ध्वनियों में व्यंजन उच्चारण में सहायक होती है। तो ये था हमारा सामान्य हिंदी में आज का प्रश्न। ये हमारे कहाँ से पूछे जाते हैं? ठीक है, तो ये प्रश्न अधिकतर सीजीए वार्पम या फिर सीजीपीएससी द्वारा अधिक बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपके सामने लाया गया है। आशा करता हूँ कि ये चैनल या ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।